हेलो एवरीबॉडी। अपनी जो 2024 के पेपर्स का सॉल्यूशन, जो 2024 में जो टीयर 1 के जो पेपर हुए हैं 36 शिफ्ट में, उनकी जो सीरीज चल रही है उसमें आज अपन कहाँ पहुंच चुके हैं भाई? पेपर नंबर 7, 11 सितंबर 2024, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप सिंगल पेपर भी मिस नहीं करेंगे और साथ ही साथ में इनके नोट्स बनाते जाएं, और जो चीज़ें आप नोट्स बना रहे हो उनको एक बार फिर से रिपीट कर लें, ठीक है ना। तो बेटा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आपको एक नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो बच्चा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है? पेरा जंबल वाला है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका सीक्वेंस बनाना है ना। तो देखते हैं अभी क्या दे रखा है इसमें। देखो, वाइल द एम्प्लॉइज, इसके बाद में मीटिंग ऑन टाइम, द बॉस अराइव्ड एट द डिस्पाइट द हेवी ट्रैफिक और वर लेट। अच्छा एक बात देखो, जब यहाँ पर वर दे रखा है, यहाँ पर वर दे रखा है, तो ये कैसी वर्ब है अभी? ये एक प्लूरल वर्ब है। तो बच्चा एक सेंटेंस के लास्ट में कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट जरूर होगा, कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जरूर होगी। इसके पहले कोई ना कोई प्लूरल नाउन या कोई ना कोई प्लूरल प्रोनाउन जरूर आएगा, जो किसका काम करेगा? इसका सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, है ना। तो देखो इसके लास्ट में ट्रैफिक है, ये तो सिंगुलर है। इसके लास्ट में दे, तो इसके साथ में तो कोई नाउन ही नहीं है। यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर देखो द एम्प्लॉइज दे रखा, एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज बच्चा कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के तुरंत पहले कौन जाएगा? ई के तुरंत पहले ई चला जाएगा। ए के तुरंत पहले कौन चला जाएगा? ई चला जाएगा, है ना। तो देखो ए के बाद में ई वाली कंडीशन देखो कहाँ पर है। इसमें ए के बाद में ई दे रखा है, वाइल द एम्प्लॉइज, तो ए के बाद में ई। अच्छा, और इसमें भी ए के बाद में ई, लेकिन इसमें ए के बाद में ई। और अब देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, इसमें तो बीच में गैप दे रखा है, इसमें भी बीच में गैप दे रखा है ना। और इसमें देखो ए के बाद में ई दे रखा है, बैक टू बैक। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब इसको डी से शुरू करके देख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? डी सी बी ए। तो डिस्पाइट द हेवी ट्रैफिक, इसके बाद में है द बॉस अराइव्ड एट। अब इस दे के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? नाउन मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉइज वर लेट। तो यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, डी सी बी ए और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विद स्पेलिंग एरर। कोई भी एक शब्द दे रखा होगा जिसमें बच्चा स्पेलिंग का एरर दे रखा होगा, है ना। तो इसमें देखो अपस्टेयर्स वर्ड दे रखा है, और यहाँ पर ऑप्शन में भी ये चारों के चारों क्या दे रखे हैं? अपस्टेयर की स्पेलिंग दे रखी है। तो बच्चा स्टेयर को याद रखना है आपको, STAIR स्टेयर। अब इसमें क्या लिख दो? या तो अप लगा दो, और या इसमें डाउन लगा दो। इससे दो शब्द बनते हैं, अपस्टेयर और डाउन स्टेयर, है ना। और साथ में इसने एस भी लगा रखा है, तो देख लो किसमें है। STAIR के बाद में ई लगा रखा है, STAIR लगा रखा है, तो यही हो जाएगा बेटा। ये देखो STAIR स्टेयर लगा रखा, और साथ में अप भी लगा रखा है और एस भी लगा रखा है। तो अपना अपस्टेयर्स का आंसर कौन सा बन जाएगा? सेकंड वाला बन जाएगा। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा हमें एक इडियम दे रखी है और हमें इसका एकदम सही सही अर्थ बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है। हिट करने का मतलब चोट मारना, नेल का मतलब होता है कील। दीवार वगैरह में ठोकने वाली जो कील होती है ना बच्चा, उसको नेल बोलते हैं। उसको कहाँ पर चोट मारना? हेड पे। कोई भी कील है उसके दो पार्ट होते हैं, या तो उसका पॉइंटेड पार्ट होता है जो नुकीला भाग है, और एक उसका हेड होता है। तो अगर कोई आदमी चोट मार रहा है कील के सिर पर, तो वो दीवार में जाएगी या नहीं जाएगी? यानी वो कील को दीवार में ठोकने का सही तरीका है कि गलत तरीका है? सही तरीका है। तो इसका मतलब होता है किसी काम को सही तरीके से करना। हेडेक वाली तो बात ही नहीं है इसमें, अनसर्टन वाली बात ही नहीं है इसमें। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। किसी चीज को आइडेंटिफाई किया कैसे? एकदम एक्यूरेट तरीके से। और एक्सप्लेन कैसे किया? एक्सप्लेन भी कैसे किया? एकदम एक्यूरेट तरीके से। तो बेटा बेटा यही हो जाएगा हमारा आंसर भी, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, दे हिट ए नेल विद हैमर। हथौड़े का तो इसमें कोई बात ही नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अपना 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फटीग। फटीग का मतलब होता है बेटा थकान, टायर्डनेस, ठीक है ना। टायर्डनेस, ठीक है ना। या फिर एग्जॉशन, ठीक है, थकान, ठीक है। तो बेटा थकान के लिए कौन सा है इसमें? ये रहा, देखो ये रहा टायर्डनेस, थकान। वाइगर का मतलब क्या होता है? एनर्जी और स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना।
ठीक है। विग्रस, वाइगर से क्या बन जाता है, विग्रस बन जाता है, शक्तिशाली। ओबेस, ओबेस को ऐसे याद रख लो, ओ और बेस से याद रख लो भैंसे, ओ भैंसे। अब भैंसा कैसा होता है, मोटा, तो ओबेस का मतलब ही क्या होता है, मोटापा। मिशन, मिशन का मतलब होता है टू सेंड समबडी, किसी आदमी को भेजना, ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से, अपनी मर्जी से नहीं, आधिकारिक रूप से, कहां पर, इन सम प्लेस, इन सम कंट्री, कंट्री या प्लेस, कंट्री या प्लेस, किस काम के लिए, एक स्पेशल, कोई स्पेसिफिक काम के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, फॉर ए स्पेसिफिक जॉब या टास्क। समझ में आ गई बात। अच्छा, ऐसे लोगों का समूह है उसको भी मिशन बोल सकते हैं। जैसे हमने इंडिया ने अमेरिका में एक मिशन भेजा, तो इसका मतलब कोई 5 7 10 लोगों की टीम भेजी है, और किस काम के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो उसका मतलब हो जाता है बेटा मिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टाइडनेस। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस दे रखा है और बच्चा हमें इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ वर्ब का, वर्ब पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हैव ऑलरेडी टेकन, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, हेज, या तो हेज आएगा या हेव आएगा, और इसके साथ में क्या आएगा, बीन, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टेकन आ जाएगी। तो बेटा जिसमें हेज के साथ बीन दे रखा है, टेकन दे रखा है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो हेज ऑलरेडी बीन और टेकन, ठीक है। इसमें हेज बीन टेकन है, हेज बीन टेकन तो दे रखा है, लेकिन ऑलरेडी को तो लगा ही नहीं रखा इसने, तो ये तो कट गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें देखो वोज दे रखा है, तो वोज का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या दे रखा है, हेज ऑलरेडी बीन और टेकन। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है, इसमें दे रखा है बाकी तो सेम है, इसमें भी शुरुआत में दिस ट्रेनिंग है, इसमें भी दिस ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, और इसमें बाय द आर स्कूल टीचर। अब इसमें देखो पहले क्या दे रखा है, दे रखा है, और बाद में क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आर है, ये क्या चीज है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है। अब एक चीज ध्यान देना, एक अच्छा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जब भी कभी P2 दे रखा हो, P2 से मेरा मतलब है आई की सेकंड फॉर्म माई हो गई, वी की आवर हो गई, यू की यूअर हो गई, दे की देयर हो गई, हिज की हर हिज का ही का हिज हो गया, शी का हर हो गया, ठीक है ना, दे का देयर हो गया, ठीक है, वन का वंस हो गया, ये सारी की सारी क्या चीज है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है। बच्चा इनके पहले कभी भी दे का यूज नहीं करना, ठीक है ना। मैं या तो बोल सकता हूँ दे बेग, या मैं बोल सकता हूँ माई बेग, ठीक है ना। अब मैं ये दोनों एक साथ नहीं लगा सकता, दे माई बेग, मैं ये नहीं कह सकता दे माई बेग, ये लिखूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। एक चीज और देख लो, इसके पहले द के साथ कभी भी ये भी नहीं लगा सकते आप, एपोस्ट्रोफी भी नहीं लगा सकते। जैसे अकेला रामायण है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, द रामायण, क्योंकि रामायण एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके पहले एपोस्ट्रोफी आ जाए, जैसे तुलसीज द रामायण, अब भी गलत हो गया बेटा, ये अब भी गलत हो गया, क्योंकि इस एपोस्ट्रोफी के बाद भी आप द का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन चीज है, याद रखने वाली है, इस पे गौर करिएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अपने कौन सा आंसर कौन सा बन गया अभी इसमें, दयावर वाला तो गलत हो जाएगा, और ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन किए हुए शब्द का हमें सही अर्थ बताना है, जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल कौन होता है बेटा, यंग। जुवेनाइल कोर्ट सुना है आपने नाम, जुवेनाइल कोर्ट, जिसमें बाल अपचारी, बाल अपचारी मतलब छोटी उम्र के जो अपराधी होते हैं ना बेटा, क्राइम करने वाले, बाल अपचारी, उनके लिए जो कोर्ट होती है वो कौन सी होती है, जुवेनाइल कोर्ट, ठीक है ना। तो जुवेनाइल का मतलब ही क्या होता है, यंग, ठीक है ना, अडल्ट नहीं है। अच्छा, यंग और टीन में क्या, 10 से 24 साल की उम्र के जो होते हैं ना, 10 से 24 साल की उम्र वाले वो यंग होते हैं, और जो 13 से 19 वाले होते हैं, 13 14, ये टीन कब तक चलता है, 19 तक चलता है, तो ये बेटा टीन होते हैं, इनको टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा हो गया, डोटेज का मतलब होता है एक्सट्रीम ओल्ड एज, बिल्कुल बुढ़ापा आ जाना, एक्सट्रीम ओल्ड एज, ठीक है। अच्छा, सिनाइल, सिनाइल का मतलब सठिया जाना, बुढ़ापे में एकदम सठिया जाना, व्यवहार कैसे करने लग जाना, एकदम अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाना, ठीक है ना। टू बिहेव, टू बिहेव कैसे, अनयूजुअली,
और स्ट्रेंजली, अजीब, स्ट्रेंजली, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ठीक है ना, इसमें आदमी चीजें याद रखना भी भूल जाता है। एंड रिमेंबर, फॉरगेट टू रिमेंबर थिंग्स, और वो भूलने लग जाता है क्या करना, चीजों को याद रखना। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिनाइल हो जाएगा। और सिनाइल का अगर मैं क्या बना दूं, सिनाइलिटी बना दूं, क्या बना दूं इसका, सिनाइलिटी, तो बेटा ये दोनों एक ही चीज हो जाएगी, फिर ये और ये दोनों एक ही हो जाएगा। इसका मतलब सठी आ गया, यानी फिजिकल और मेंटल डिक्लाइन हो जाए बंदे का, फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन, फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब ग्रो कर रहा है बंदा, खत्म होती जा रही है चीजें, खत्म कौन से रूप से, फिजिकली भी और मेंटल डिक्लाइन हो रहा है बंदे का। ठीक है ना, और किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जुवेनाइल का? इसने पूछा क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें सिनोनिम बताना है इसका, तो सिनोनिम बच्चा क्या हो जाएगा, ये यंग हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अपना 7 क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड। बच्चा कोई एक शब्द है और जिसकी स्पेलिंग गलत है ना, एक्वेंटेंस, 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 आपको एक्वेंट याद रखना है, ACQUAINT, एक्वेंट। ठीक है ना, अब आगे इसमें ANC जोड़ दो, लो भाई एक्वेंटेंस बन गया। एक्वेंट दोबारा देख लो, ACQUAIN और T, बस एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित। ठीक है ना, आगे ANC जोड़ दो, तो कौन सा बन जाएगा, ये देखो, ACQUANT और आगे ENC, ये तो गलत हो गया, ACQUAINT और आगे देखो ANC, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, AC, ये तो गलत हो गया बच्चा, क्योंकि इसमें सी नहीं लगा रखा, ये देखो सी नहीं लगा रखा, ये सही बनेगा भाई, ACQUAINT ये बनेगा सही, क्योंकि इसमें बेटा सी नहीं लगा रखा यहाँ पे, तो 4 नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ऑकवर्ड, बेतुका, किस काम में, मूवमेंट में भी और मैनर में भी। बेहुदा, ऑकवर्ड का मतलब बेहुदा, इसका मतलब होता है बेहुदा, तो क्या बोलेंगे बेटा, क्लाउनिश, क्लमजी, इम्बैलेंस्ड और अलर्ट, इसको बोलते हैं बेटा क्लमजी। क्लमजी को अपन और क्या बोल सकते हैं, गोश, गोश। ठीक है ना, इसको अपन बोल सकते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर, सिनिस्टर से क्या याद रख लो, सनिश्चर, बोलते हैं ना कि ये आदमी तो मेरे पीछे सनिश्चर लग गया है, तो सनिश्चर होगा तो अच्छा होगा या मतलब बेतुका बेहुदा होगा, बेहुदा होगा। ठीक है ना, क्लाउनिश कैसा होता है, लाइक ए क्लाउन। क्लाउन कौन होता है, जो मूवीज वगैरह में, जो सर्कस वगैरह में जोकर होते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं। तो ISS लगा हुआ है ना, जिसका मतलब होता है लाइक, के जैसा, तो लाइक ए क्लाउन, एक क्लाउन के जैसा। इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, लाउटिश, लाउटिश। ठीक है ना, अच्छा इसको अपन बोल सकते हैं बूरिश, चर्लिश। ठीक है ना, इन सभी का मतलब होता है बेटा जोकर जैसा, जोकर जैसा। ISH लगने का मतलब होता है के जैसा, जैसे रेडिश, मैं कहीं पर क्या लिख दूं, रेडिश, तो वो लाल नहीं है, लाल सा, लाल सा। ISS का मतलब होता है के जैसा, लाइक मतलब के जैसा, लाइक रेड, लाल सा। ठीक है ना, इम्बेलेंस्ड है तो, इम्बेलेंस्ड का मतलब चीज है वो प्रोपोर्शन में होगी या नहीं होगी, नॉट इन प्रोपोर्शन, समानुपात और सही नहीं होगी, नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, नॉट इन प्रोपोर्शन। अलर्ट का मतलब क्या चीज होता है, कॉन्शियस, अवेयर। ठीक है ना, नींद में होना या अवेयर और कॉन्शियस होना किसी चीज है उसको लेकर, सर्कमस्पेक्ट होना, सर्कमस्पेक्ट बढ़िया सा एक शब्द होता है, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट होना, अलर्ट होना। और इजी से शब्द है वो कौन सी है, अवेयर होना। ठीक है, कॉन्शियस होना, कॉन्शियस होना, CONSCIOUS, कॉन्शियस होना। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा हमारा, क्लमजी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बच्चा, पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इट इज ही, ठीक है, हु। अब आपको पता है इस हु का मतलब ही क्या है, इस हु का मतलब ही यहाँ पर ही है। अगर मैं लिख दूं द बॉयज हु, अगर मैं लिख दूं द बॉयज और आगे लिख दूं हु, तो यहाँ पर जो भी हु के बाद वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी बच्चा, इस बॉयज के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है ना, अगर मैं लिख दूं इट इज आई और हु इज, अगर मैं इसके आगे लिख दूं इज, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस हु का मतलब ही क्या चीज है, यहाँ पर आई है,
तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग। तो बेटा आई के साथ इज थोड़ी ना आता, आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसने क्या दे रखा है ही, और ही के साथ इसने क्या लगा रखी है, वर्ब की पहली फॉर्म, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर या तो क्या होना चाहिए, वर्क्स होना चाहिए, लेकिन आगे देखो फिर इसने क्या दे रखा है, फॉर मोर देन ए डिकेड। देखो सिंस फॉर या ऑल दे दिया, और साथ में आके देखो एडिकेट टाइम भी दे दिया, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी लगा दो। तो वर्क्स की जगह यहाँ पर क्या लगा दो, हैज बीन और वर्किंग, हैज बीन और वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या दे रखा है, फॉर दे रखा है, या सिंस दे रखा है, या ऑल दे रखा है, साथ में क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो बच्चा कौन सा बन जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10th में बच्चा क्या दे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को रिफ्यूज करना, प्रोहिबिट करना, कोई काम करने से किसी को रोकना, फॉर रिफ्यूज नहीं कह सकते भी, प्रोहिबिट करना, या किसी को रोकना है तो प्रिवेंट करना, कोई काम करने से रोकना है तो प्रिवेंट करना, या किसी को कोई काम करने से रोकना है तो स्टॉप करना बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, उल्टा है तो क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा अलाउ करना, अलाउ करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिट है वो तो इसका सेम हो गया, प्रोहिबिट तो इसका सेम हो गया, इसका मतलब रोकना, मना करना, इसका मतलब मना करना, इसका मतलब भी मना करना, ठीक है ना। कॉल का मतलब है टू से समथिंग लाउडली, कोई बात जोर से बोलना, या शाउट करना ताकि किसी बंदे को सुनाई दे जाए बात, तो इसको अपन बोल सकते हैं शाउट भी कह सकते हैं, शाउट करना, या फिर टू से समथिंग लाउडली, किसी चीज को जोर से बोलना, ठीक है ना। फोर्स एक का मतलब होता है छोड़ देना, किसी बंदे को या किसी जगह को परमानेंटली छोड़ देना, है ना। तो क्या बोलेंगे, टू लीव ए प्लेस या पर्सन, ठीक है ना, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर भी कह सकते हो, इसका मतलब हमेशा के लिए, और फॉर गुड भी कह सकते हो, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए, और परमानेंटली भी कह सकते हो, हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो ये हमारा फॉर गुड का मतलब भी परमानेंटली, और फॉर एवर का मतलब भी परमानेंटली, तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है ना। तो बच्चा आंसर तो पता लग गया हमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें एंटोनिम बताना है किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसका। तो बच्चा अपने पास क्या दे रखा है, क्रूअल, क्रूअल का मतलब तो निर्दयी होता है, जिस आदमी में कोई दया नहीं होती, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, बस। किंगली कैसा होता है, राजाओं जैसा, किंग मतलब राजा, और एलवाई है तो राजा जैसा, मदरली माँ जैसा, फादरली पिता जैसा। अगर किसी औरत का व्यवहार आपके प्रति माँ जैसा है तो क्या हो जाएगा, मदरली बिहेवियर, मदरली बिहेवियर, माँ का व्यवहार नहीं, माँ के जैसा। एलवाई मतलब, एलवाई का मतलब होता है लाइक, के जैसा, मतलब के जैसा। तो राजाओं जैसा को क्या बोलेंगे भाई, रॉयल, रीगल। रॉयल का मतलब राजशाही, राजाओं जैसा, और रीगल का मतलब भी राजाओं जैसा। स्किटिश, स्किटिश का मतलब होता है अगर कोई एनिमल है, कोई एनिमल है, ठीक है ना। अगर एनिमल के बारे में बोले स्किटिश वर्ड, तो एनिमल कैसा होगा, वो कैसा होगा, जिसको एक्साइट किया जा सकता है, चिढ़ाया जा सकता है, एक्साइटेबल, एक्साइटेबल, ठीक है ना। या फिर जिसको डराया जा सकता है, जो डर सकता है, स्केर्ड, जिसको जो स्केयर हो सकता है, डर सकता है। अगर बंदे के लिए बोले, बंदा स्किटिश है, तो बंदा कैसा होगा, खुश मिजाज, खुश मिजाज, फ्रीवलस, फ्रीवलस, ठीक है ना, सीली, हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड मतलब बिंदास मस्त, हाई स्पिरिटेड, जिसका जोश हमेशा हाई फाई रहता हो, ठीक है ना। तो स्किटिश के दो अर्थ है एनिमल्स के लिए, तो ये यूज करो। अगर एनिमल के बारे में बताओगे, कोई एनिमल स्किटिश है तो वो एक्साइटेबल है, जिसको चिढ़ाया जा सकता है, जिसको डराया जा सकता है। और बंदा स्किटिश है तो कैसा है, जोश से भरा हुआ, ठीक है ना, सिली और हाई स्पिरिटेड है वो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो बच्चा, एक रह गया मेल वोलेंट, वोलो, ये किससे बना है, मेल, मेल का मतलब होता है बुरा, इविल। और वोलेंट किससे बना है, वोलो, वोलो का मतलब होता है विश, वोलो का मतलब विश करना। तो कैसा, दूसरों के बारे में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना। तो क्या हो जाएगा, टू थिंक या विश, किस बारे में, टू हर्ट अदर्स या हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान करने के बारे में सोचना। तो मेल वेलेंट चीजें कैसी होती है भाई, अच्छी होती है, बुरी होती है, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, मैलिशियस, इसको क्या बोल सकते हैं अपने, मैलिशियस। ये सी है बेटा यहाँ पे, सी, मैलिशियस, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, बेलफुल, होस्टाइल, होस्टाइल, ठीक है ना। इन सभी का मतलब होता है बुरा, ठीक है ना।
अच्छा, अगर इसको नाउन में ईएनटी है तो एडजेक्टिव है, नाउन में चेंज करना है तो क्या बना दो, मेल वोलेंस बना दो। क्या बना दो इसका, मेल वोलेंस बना दो, मेल वोलेंस। इसका उल्टा है तो मेल की जगह बेने लगा दो, मेल की जगह क्या लगा दो, बेने। बेने का मतलब अच्छा होता है, मेल का मतलब होता है बुरा, इसका मतलब होता है बुरा। अच्छा, बेने अगर किसी शब्द के पहले लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा अच्छा। तो मेल वोलेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। वहां तो आप लोगों के बारे में बुरा सोच रहे थे और यहाँ आप लोगों का भला कर रहे हो, ठीक है ना। आप अल्ट्रुइस्टिक हो, परोपकारी आदमी हो, आप जनरस आदमी हो, आप काइंड आदमी हो, आप कंपेशनेट आदमी हो, ठीक है ना। लोगों के प्रति कंपेशन रखने वाले आदमी हो तो आप कंपेशनेट आदमी हो, ठीक है ना, जनरस आदमी हो आप, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, इसने पूछा क्या, क्रूअल का उल्टा काइंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। ये देखो बेटा जंबल्ड ऑर्डर आ गया, तो फिर से ये तो हमारा PQRS ही आ गया है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है इसने, ही हैड टू टेक द बस, ही हैड टू टेक द बस, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड। अब देखो बिकॉज यहाँ पर क्या चीज है, कंजंक्शन। बिकॉज क्या चीज है, कंजंक्शन, ठीक है। ही क्या चीज है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर हेड है, ये क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, या ये मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है ना। अब आगे क्या देखा, ही में लिफ्ट, वो जो ने वोकेशन, और नेवर लर्न, यहाँ पर देखो लर्न दे रखा, तो ये क्या चीज है, लर्न की थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है हेज है और हेड अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब बिल्कुल आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में दो एडवर्ब आ सकते हैं, दो प्रकार के एडवर्ब आ सकते हैं। कौन से, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक एडवर्ब ऑफ मैनर। ये दो एडवर्ब है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में बिल्कुल आ सकते हैं। तो नेवर है बेटा, ये आ गया बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी के बाद में अपना ई जाएगा। सी के बाद में कौन सा जाएगा, ई जाएगा। तो सी के बाद में ई वाले ऑप्शन चेक करते हैं कितने हैं। सी के बाद में ई, सी के बाद में ई इसमें तो नहीं है, सी के बाद ई इसमें दे रखा है और सी के बाद इसमें भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पर ई पहले और सी बाद में है, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ए को शुरुआत में लगा के देखते हैं, डी को शुरुआत में लगा के देखते हैं। डी को, ए को शुरुआत में लगाए तो किससे बन रहा है वाक्य, ही हेड, हाँ ही से शुरू हो सकता है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन डी से अगर ये वाक्य शुरू करें मान लेते हैं, तो डी के शुरुआत में तो हिम दे रखा है, ये तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, तो इससे तो वाक्य शुरू हो नहीं सकता। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा, जो ही से शुरू हो रहा है, ए वाला है ये वाक्य हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जाएगा ए, उसके बाद में चल जाएगा सी, उसके बाद में क्या जाएगा, ई वाला चला जाएगा, फिर उसके बाद में क्या चल जाएगा, डी, और उसके बाद में नहीं, उसके बाद में चल जाएगा बी, और डी है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्या दे रखा है ये, ACEBD, ये आपका आंसर बन जाएगा। ए सी, इसके बाद में ई, फिर बी, और लास्ट में डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस है उसको कितने पार्ट में टुकड़े कर रखे हैं, 4 सेगमेंट में बांट रखा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, कोई एक पार्ट में बच्चा ग्रामर का गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना। तो द विंडोज वॉयलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्मी यस्टरडे, तो यहाँ पर ये क्या चीज है, अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या चीज है, अपनी वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, फिर यहाँ पर कायदे से तो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए था। और जिसके लास्ट में ENT आ जाए और जिसके लास्ट में ANT आ जाए बेटा, वो तो एडजेक्टिव होते हैं, वो तो कौन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना होता है, तो उसमें क्या कर दो, LY जोड़ दो। तो यहाँ पर वॉयलेंट की जगह क्या होना चाहिए, वॉयलेंटली, वॉयलेंटली होना चाहिए। तो आपको एक चीज बता दूं, अगर एडजेक्टिव चाहिए तो क्या जरूरी है, एडजेक्टिव चाहिए तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद में या तो कोई नाउन जरूर होगी, या तो एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन जरूर होगी। और या मान लिया कोई एडजेक्टिव है, जैसे ऑनेस्ट कोई बंदे की क्वालिटी है, तो इसके पहले क्या जरूरी है, इज, आर, एम, वोज और वर्क, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आना जरूरी है। तो जैसे मैं ही लगा दूं मान लिया, तो यहाँ पर या इज लगा देंगे और या इसके पहले वोज लगा देंगे, बाकी तो इसके साथ आ नहीं सकता। और ये पांचों शब्द किस रूप में है, ये खुद मेन वर्ब के रूप में है, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बी फॉर्म। तो इसलिए इससे ये पता लगता है कि एडजेक्टिव के पहले या तो कोई, एडजेक्टिव के तुरंत बाद या तो कोई नाउन जरूरी है, और या एडजेक्टिव के पहले बी फॉर्म का होना जरूरी है, वरना आप उस वाक्य में एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा बन जाएगा भाई, ये वाला बन जाएगा। वॉयलेंट की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, वॉयलेंटली लगाना पड़ेगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। विल प्ले दे रखा है, मोडाल के साथ क्या दे रखी है, पहली फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, विल का तो विल रहेगा, या शेल बन सकता है, ठीक है ना।
और मोडाल की वजह से क्या लगा दो, बी लगा दो, और आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्ले है वो प्लेड लगा दो। तो जिसमें विल बी प्लेड लगाया होगा वही उत्तर होगा। इसमें प्लेइंग लगा रखा है, नहीं हो सकता। हैव लगा रखा है, कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है ना। इज लगा रखा है, कोई मतलब नहीं है, तो ये विल बी प्लेड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस द मैच विल बी प्लेड बाई रवि, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 15। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट, अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इनसे, ठीक है। तो ट्राई वेरी हार्ड, हर संभव कोशिश करना, ट्राई कोशिश करना, वेरी हार्ड बहुत ज्यादा कोशिश करना। डॉक्टर्स ने कोशिश की बहुत ज्यादा, सेव इज मदर, उसकी माँ को बचाने की, ठीक है ना। तो ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ मतलब खींचना, लाइन मतलब रेखा, सेट द लिमिट, टू सेट द लिमिट, कोई चीज की लिमिट बना देना कि देख तू इससे ज्यादा नहीं बोलेगा, इतना बहुत है ना। या फिर इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी कोई बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है और तो आपने मना कर दिया, बस अब इससे ज्यादा नहीं, हो गया ये बहुत है, ठीक है ना। या ऑब्जेक्ट टू भी कह सकते हो, विरोध करना किसी चीज का, ऑब्जेक्ट टू, क्योंकि क्योंकि आप एक लेवल पर आकर के आपने अपनी लिमिट सेट कर दी है, ठीक है ना। फेस द म्यूजिक इसका मतलब है आपने कोई गलत कार्य किया, रॉन्ग एक्शन किया, और उसकी वजह से आपको जो गलत परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं उनको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। आप घर पे देरी से गए या कोई गड़बड़ कर दी, तो घर वाले आपको एक एक बात बार बार बोलते हैं, ये 100 बार बोल दिया तेरे को, ये कर दिया वो कर दिया, तो घर वाले आपको क्या सुना रहे हैं, म्यूजिक सुना रहे हैं, ताने सुना रहे हैं, और आपको उनका सामना करना पड़ रहा है। तो अनप्लेजेंट, टू फेस, सामना करना किस चीज का, किस चीज का, अनप्लेजेंट, बुरे, अनप्लेजेंट बोले तो बुरे, और कॉन्सिक्वेंसेज है तो परिणाम या नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेज। और किस चीज, किस वजह से, अभी ऑफ योर रॉन्ग डीड्स, आपने जो कोई भी गलत काम किया, रॉन्ग एक्शन किया उसका। रेन लाइक ए क्लॉक वर्क, क्लॉक वर्क, क्लॉक वर्क किसको बोलते हैं बेटा, कोई भी खिलौना जिसमें चाबी भरी जाती है उसको क्लॉक वर्क बोलते हैं। और रेन मतलब चलना या दौड़ना। तो मुझे बताओ, अगर कोई चाबी वाला खिलौना है, वो अपनी मर्जी से चलता है या हमारी प्लान के मुताबिक चलता है, हमारी प्लान के मुताबिक चलता है, जितनी चाबी भरेंगे उतना ही चलेगा, है ना। तो किसी काम का कैसे होना, टू हैपन, कोई भी काम घटित होना, कैसे, एज प्लान, जैसा कि हमने सोचा था, जैसा कि हमने प्लान किया था, एकदम एग्जैक्टली, एकदम सही से होना। मूव, हिला देना, हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी दोनों को। तो कितना, आकाश पाताल एक कर देना, तो मतलब जितने हो सकते हैं उतने के उतने प्रयास लगाना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ट्राई वेरी हार्ड का मतलब आकाश पाताल हिला देना या एक कर देना दोनों को। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इस शब्द का हमें सिनोनिम बताना है। तो एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, हालात हमारे पक्ष में है या हमारे विपरीत है, विपरीत जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा एडवर्स, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब हमारी किस्मत चमक रही है या बुरा वक्त चल रहा है, मिस फॉर्चून चल रहा है, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य चल रहा है, तो बेटा मिस फॉर्चून हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो एक ही जैसे, सक्सेस में सफलता, एडवांटेज है तो फायदा, प्लेजर है तो खुशी, ये तो मिलते जुलते शब्द तीनों ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड, रिनाउंड बोले तो फेमस, पॉपुलर, फेमस भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी कह सकते हैं। फॉर हिज बुक, उसकी किताब, कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों का जन्म, उत्पत्ति। अच्छा ये किताब है ना, किताब का नाम है, इसी किताब के लिए इसने यहाँ पर क्या लिखा है, विच लिखा है। विच अगर बंदा होता ना यहाँ पर कोई, तब तो हु लगाते, लेकिन ये किताब है तो हमने विच लिखा, बुक है तो विच लिखा। ले डाउन, और उसकी ये किताब क्या कर रही है, ले डाउन, ट्रेजर, खजाना, सबस्टेंशिएशन, सबस्टें सबस्टेंशिएशन। अब पहले ये शब्द देखो, दो तीन शब्द, एक तो सबस्टेंशिएट, सबस्टेंशिएट, ठीक है, इसका मतलब होता है सबूत पेश करना, सबूत पेश करना, टू गिव एविडेंस, टू गिव एविडेंस, किस चीज के लिए, टू प्रूव समथिंग, ट्रू, किसी चीज को सही साबित करने के लिए प्रमाण देना, उसको बोलते हैं सबस्टेंशिएट। अगर इसको नाउन में चेंज करना है तो सबस्टेंशिएशन बन जाएगा सीधा। इसका मतलब जब इसको नाउन में चेंज करूंगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, सबूत, सबूत को क्या बोलते हैं, एविडेंस, एविडेंस, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ऑथेंटिकेशन, 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 ठीक है। वैलिडेशन, क्या बोल सकते हैं, वैलिडेशन बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन, या टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, ठीक है।
टेस्टामेंट, एक टेस्टामेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमनी, इन सभी का मतलब होता है सबूत। अच्छा, तो ये किताब क्या कर रही है, हमें हमारे सामने एक सबूत रख रही है, किस चीज के, कि हर एक चीज का एवोल्यूशन हुआ है, अक्कर मतलब होता है, हर चीज का विकास होता है। तो ये किताब हमारे सामने क्या कर रही है, सबूत पेश कर रही है, सबूतों का एक पूरा खजाना तो हमारे सामने लेके आ रही है। किताब तो सामने लेके आने को बोलती है लेआउट करना, जैसे लेआउट है प्लान, लेआउट है प्लान। मैंने कोई योजना बनाई और उसको ले कर दिया, ले का मतलब रखना, और आउट है तो आउट है तो इसको बंद करके रखा या ओपन करके रख दिया। लेआउट करने का मतलब फोल्ड करके रखना या ओपन करके रखना, स्प्रेड कर देना, स्प्रेड करना, आपके सामने उसको फैला देना, सामने रख देना। तो लेआउट का मतलब होता है स्प्रेड कर देना, और ट्रेजर खजाना किस चीज का, सबूतों का खजाना पेश कर दिया, तो इसका मतलब बन जाएगा बेटा लेआउट। और ले की सेकंड फॉर्म लेड है, कारण सेकंड फॉर्म क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ये घटना कब की है, पास्ट की है, इसलिए इसने लेड आउट लगा रखा है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द है जिनको अंडरलाइन कर रखा है, तो हमें इसका क्या बताना है भाई, सिनोनिम बताना है। एक्सक्लूसिव है तो शामिल करने वाला या बाहर रखने वाला, जब एक्स लगा रखा है तो आउट। अगर इंक्लूसिव होता तो कैसा होता, जो दूसरों को शामिल करता है उसको इंक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव सर्किल, सर्किल का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, और एक्सक्लूसिव है तो किसी दूसरों को अंदर नहीं आने दे रहा, ठीक है ना। पीपल, लोगों का, विद ए कॉमन पर्पज, और जो लोग है उनका पर्पज कैसा है, कॉमन। तो एक ऐसा समूह जो दूसरे लोगों को तो अपने साथ आने की अनुमति नहीं दे रहे, और जितने लोग शामिल है उस ग्रुप में उन सभी का पर्पज कॉमन है, तो बेटा उसको बोलते हैं क्लीक, उसको बोलते हैं क्लीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओब्लिक का मतलब क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग और सेइंग समथिंग, कोई काम करने का इनडायरेक्ट तरीका, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं, राउंड अबाउट, घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट। इसको अपन बोल सकते हैं सर्कम लोक्यूटरी, सर्कम का मतलब चारों ओर, लोक्यूट घुमा फिरा के बात करना, सर्कम लोक्यूटरी, सर्कम लोक्यूटरी, सर्कम लोक्यूटरी, ठीक है ना। पिक, इसका मतलब होता है इरिटेशन, खींच, इरिटेशन, या फिर एनोइंस, खींच, ठीक है। इस चीज की फीलिंग आना, किसी के अंदर क्या चीज आ जाए, फीलिंग आ जाए, भावना किस चीज की, चिड़चिड़ेपन की, गुस्सा होने की, तो उसको बोलते हैं पिक। एंटीक, प्राचीन वस्तुएं, ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है ना। पहली बात तो बताओ वो वैल्यूएबल बनी क्यों, क्योंकि बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है, इसलिए वो क्या चीज होगी, वो वैल्यूएबल हो गई, और उनको बोलते हैं एंटीक। एंटीक्विटी नाम आता है ना हमारे सामने, एंटीक्विटी, वो भी बेटा इसी से बना हुआ है, एंटीक्विटी शब्द भी एक्चुअल में इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बन गया था, क्लीक बन गया था बेटा, क्लीक, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 19, क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कोई शब्द अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसमें ओवर प्लस स्ट्रिंग, ये शब्द है ओवर प्लस स्ट्रिंग, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, स्ट्रिंग की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा रखी है, स्ट्रंग। तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, खींचना चीजों को, जो वीणा वगैरह में तार होते हैं ना उनको स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना। और स्ट्रिंग का मतलब कसना भी होता है चीजों को। ओवर का मतलब जरूरत से ज्यादा, स्ट्रिंग मतलब खींच देना, कस देना। तो उसका मतलब क्या होता है, प्लेसिड होता है, नर्वस होता है, काम होता है, चीयरफुल होता है। उसका मतलब होता है बेटा नर्वस। जब आप की बॉडी रिलैक्स नहीं है, नर्वस हो, तो आपके हाथ मुट्ठियां ऐसे कसे हुए रहेंगे, आप रिलैक्सड नहीं होंगे, एकदम लैक्स नहीं होगी आपकी बॉडी, तो इसका मतलब होता है नर्वस होना। फ्लैसिड का मतलब होता है शांत। प्लेग, अगर कहीं पर भी प्लेग से बना हुआ शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है सूद, इसका मतलब होता है अपीज, शांत, ठीक है ना। इससे बने हुए मैं 5-4 शब्द लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपने उनको देखना है, ठीक है ना। तो प्लेसिड को क्या बोल सकते हैं, प्लेकेटरी, प्लेकेटरी, प्लेकेटिव बोल सकते हैं अपने, प्लेकेटिव, ठीक है ना। प्लेकेबल, प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, ठीक है ना। प्लेकेशन, प्लेकेशन, बच्चा आपको ये चारों पांचों शब्द देखनी है, ठीक है ना। अच्छा, काम, काम का मतलब भी शांत होता है, ठीक है। और चीयरफुल का मतलब क्या होता है, शांत। तो भाई इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई, ओवरस्ट्रंग का इसने पूछा क्या है, सेम पूछा था, तो सेम तो क्या बन जाएगा, नर्वस बन जाएगा, नर्वस बन जाएगा, ठीक है। प्लेसिड और काम दोनों का मतलब तो एक ही होता है, शांत होता है, और चीयरफुल का मतलब खुश होता है। आंसर तो मिल गया हमें हमारा, नर्वस। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर फिर से क्या दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है ना। तो शब्द कौन सा है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण, फॉर व्यू, देखने के लिए, डिस्टेंट, डिस्टेंट दूर का, ऑब्जेक्ट चीजें, इन स्पेस, अंतरिक्ष में दूर की चीजों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंट के लिए बेटा शब्द होता है टेली। टेली का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंट, दूर। टेली का मतलब ही क्या होता है, दूर। जैसे टेलीफोन, दूर की आवाज सुनाने वाला। टेलीस्कोप, ठीक है, ठीक है ना। टेलीविजन, दूर के दृश्य दिखाने वाला, ठीक है ना। टेलीप्रिंटर, टेलीग्राम, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ठीक है ना। तो टेली का मतलब ही बेटा क्या होता है, दूर। दूर की चीजें दिखाने वाला कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा, टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आपको पता ही है, ये किसको रिकॉर्ड करता है, किसको रिकॉर्ड करता है, ये स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रा, अब एक्चुअली मुझे भी स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादा नहीं पता, इतना सा ही पता है कि कोई 7 रंग होते हैं और उसमें से व्हाइट कलर को अलग किया जा सकता है, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये बात साइंस वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा समझ में आती है ना। तो स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाएगा। माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, एक तो होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, चीजों को बड़ी करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। बाइनोकुलर, ये भी टेलीस्कोप के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बाई का मतलब होता है दो। तो इसमें आई पीसेस कितने होते हैं, इसमें लेंस कितने लगे होते हैं, इसमें 2 लगे होते हैं आई पीसेस। आई पीसेस इसमें, यानी आई पीसेस का मतलब लेंसेज, इसमें लेंसेज कितने लगे होते हैं, दोनों आंखों के लिए। इसमें आई पीसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। टेलीस्कोप में 1 होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अच्छा, ये दूर की चीजें टेलीस्कोप है ना, वो जैसे स्पेस में देखना है, अंतरिक्ष वगैरह में देखना है, चंद्रग्रहण वगैरह देखना है, तो किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का। और अगर हमें पक्षी वगैरह देखने हैं, मैच देखते हो, तो मैच, क्रिकेट मैच वगैरह में, वॉलीबॉल फुटबॉल के मैच में आप देखते हो ना, जनता दूर से देख रही होती है अपने खिलाड़ियों को, फेवरेट खिलाड़ियों को, तो वो बाइनोकुलर्स होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, हमारा आंसर हो गया टेलीस्कोप। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो बेटा इसका मतलब पैसेज आ गया, ये तो वो क्लोज टेस्ट आ गया, और पांचों के पांचों क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं भाई, आजादी का अमृत महोत्सव इज एन। अब एन के तुरंत बाद में क्या आएगी, नाउन आएगी। जब आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगी, और उसका उच्चारण किससे शुरू होगा, इसके तुरंत बाद में जो शब्द होगा ना, उसका उच्चारण ए या से शुरू होगा, ठीक है ना। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। तो आजादी का अमृत महोत्सव है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है भाई, इनिशिएटिव। देखो, ई ओ और ए, ये तो स्वर तो सभी में है, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव, ये क्या चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सेलिब्रेट करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के 75 वर्षों को सेलिब्रेट करने के लिए, द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों का जो बहुत ही सुंदर इतिहास है उसको याद करने के लिए, इसके कल्चर को याद करने के लिए, इसकी अचीवमेंट्स को याद करने के लिए। तो ये क्या चीज अभी शुरुआत ही होगी ना, इसकी तो शुरुआत हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी तो शुरुआत हुई है। तो शुरुआत करने को क्या बोलते हैं, इनिशिएट करना। शुरुआत को क्या बोलते हैं, इनिशिएट करना, ठीक है। और इनिशिएटिव है तो शुरुआत। अच्छा, और शुरुआती स्टेज होती है किसी चीज की, तो वो क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग, और इनिशियल से क्या बन गया, इनिशिएट बन गया, और इसी से इनिशिएटिव बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इसके बाद में 22 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, हाँ, दिस महोत्सव, ये महोत्सव इज है टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, विद होल्ड एक, रिफ्यूज एक, डेडिकेटेड एक, एलियनेट है। अच्छा, अब सबसे खास बात तो ये देखो, सबसे पहले रिफ्यूज तो है नहीं कि भारत के लोगों को मना थोड़ी किया गया, उनके लिए ही तो है ये। एलियन का मतलब भी उनको पराया कर देना, छोड़ देना। एलियन किसका मतलब होता है, एलियन का मतलब होता है किसी को अपने अंदर शामिल नहीं करना, अलग कर देना, उसको एलियन करना बोलते हैं। एलियन आते हैं पृथ्वी से, तो वो हमारे साथ के एक दूसरे है, तो उसी का, इसी से तो एलियनेट शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। विद होल्ड का मतलब किसी को कोई चीज देने से मना कर देना, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन कर देना, ठीक है ना, डिनाई कर देना, ठीक है ना। तो बन क्या जाएगा, और रिफ्यूज का मतलब भी मना करना, तो डेडिकेट ही हो जाएगा। और वैसे भी टू का यूज किसके साथ होगा, डेडिकेट के साथ किसका यूज होता है, जैसे मैं अपनी जीत आपको समर्पित करता हूं, तो आई डेडिकेट माई सक्सेस टू यू, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, टू दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेडिकेटेड आ जाएगा। इस महोत्सव को समर्पित किया गया है किसको, भारत के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया, हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं रहे हैं, ना केवल जरूरी है, ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, भारत को यहाँ तक लाने में, इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, इसकी जो इतनी एवोल्यूशनरी यात्रा है भारत की उसमें, बट ऑल्सो, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम
मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पर क्या आएगा ये देखते हैं भाई। तो पहले तो अपने 23rd क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। 23rd क्वेश्चन निकालना पड़ेगा भाई। तो क्या दे रखा है इसमें, 23rd में दे रखा है इसने क्लैरिफाइज। ठीक है, एफ वाई है तो ये वर्ब है, इसने सिंगुलर बनाने के लिए इसमें आई एस जोड़ दिया तो ये भी वर्ब है। ऑब्टेन ये भी वर्ब है और इसको ऑब्टेन्स बना दिया इसने एस जोड़ करके। कंक्लूड है ये भी क्या है, वर्ब है, इसने एस जोड़ के इसको भी सिंगुलर बना दिया। और पजेज है ये भी वर्ब है। ठीक है ना, अगर पजेज का सिंगुलर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये शब्द होता है अपने आप में पजेज। ठीक है ना, अब इसमें अगर सिंगुलर बनाना है तो ईएस जोड़ दो। ठीक है ना, पास्ट का वाक्य बनाना है तो इसमें ईडी जोड़ दो। अगर इसको नाउन में चेंज करना है तो पोजीशन बना दो, POSSESSION पोजीशन बना दो। ठीक है ना, तो यहां पर देखो इनमें से एक वर्ब लगानी है, कौन सी लगानी है। अब यहां पर देखो इस हु का यूज किसके लिए हो रहा है, अभी इस हु का यूज किसके लिए हो रहा है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। पीपल ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर, अब इस हु का मतलब है पीपल ऑफ इंडिया, तो इसके बाद में जो वर्ब दे रखी है वो कौन है, वो वर्ब दे रखी है प्लूरल। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, जब यहाँ पर नॉट ओनली है, नॉट ओनली से पहले हु दे रखा है, यहाँ पर नॉट ओनली से पहले क्या दे रखा है, हु दे रखा है। तो यहाँ पर देख लो बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो है, इसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बट ऑल्सो के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही तो लगाना पड़ेगा ना। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम हु लगा देंगे। अब इस हु की वर्ब तो हेव है, तो इस हु की वर्ब इन चारों में से क्या हो जाएगी, जो प्लूरल है वो हो जाएगी, क्योंकि इस हु का यूज किसके लिए हो रहा है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। और पीपल ऑफ इंडिया वो कितने हैं, एक से ज्यादा ज्यादा लोग है, तो हेव आया। तो हमें इसके साथ जो वर्ब लगानी पड़ेगी वो प्लूरल लगानी पड़ेगी। इसमें एस लगा रखा है, इसमें एस लगा रखा है, इसमें एस लगा रखा है, एस लगाने का मतलब वो तो सिंगुलर हो गई, हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पजेज। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पजेज, जिनके पास है। हु पजेज मतलब जिनके पास है क्या चीज है भाई, द पावर, जिन लोगों के पास पावर है और पोटेंशियल है किस चीज की, टू रियलाइज, कि वो सत्ता बना सकते हैं। रियलाइज करने का मतलब चीजों को दिमाग में रखना या उसको रियल बना देना, रियल बना सकते हैं, जो रियल बना सकते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या चीज है भाई, जिसको वो सच कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का, पीएम का क्या चीज है जिसको वो रियल बना सकते हैं। कंट्रोल है, ग्राफिक्स है, डिजाइन है, विजन है, और किस चीज का, ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। अब इंडिया 2.0 है तो वो पहले की बात है, अब की बात है, आने वाले टाइम की बात है। इंडिया 2.0 तो 2.0 तो मतलब आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है, 2.0 का मतलब आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो आने वाला टाइम होता है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, विजन। ये मेरा विजन है, ये मेरा क्या चीज है, विजन है। ठीक है ना। अच्छा, और विजन देखने वाला आदमी कैसा होता है, विजनरी आदमी, जो भविष्य के बारे में देख लेता है। ऐसा ऐसा आदमी कौन होता है, विजनरी होता है, जो भविष्य के बारे में सोच के चलता है कि नहीं आज से 5 साल बाद मुझे ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, ये करेंगे वो करेंगे फ्यूचर में। तो वैसे आदमी कौन होती है, विजनरी। तो विजन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर। ठीक है ना, भविष्य का एक सपना। तो जो लोग क्या करेंगे भाई, रियलाइज लोग है वो रियलाइज करेंगे, पूरा करेंगे, सच्चा करेंगे। रियलाइज का मतलब सच करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन, नरेंद्र मोदी का सपना ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0, नया भारत। 2.0 मतलब जो अब तक चल रहा था वो तो पहला बात है, अब नया भारत। फ्यूल बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, और उस भारत के अंदर जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत रूपी, मतलब उसके अंदर फ्यूल डाला जाएगा। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन, कब, ऑन 12 मार्च 2021। बिगेन का मतलब शुरुआत हुई। ठीक है ना, बिगिनिंग का मतलब फिर से शुरुआत हुई। ठीक है ना, कब, आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता की 75th एनिवर्सरी पर, वर्षगांठ पर। एंड विल फिनिश, और वो फिनिश कब करेगा, यहाँ पर इस विल का सब्जेक्ट कौन है, यही हो गया ना, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। देखो इस वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब के पहले विल के पहले भी सब्जेक्ट कौन है, यही हो जाएगा ना, आजादी का अमृत महोत्सव। ये फिनिश कब करेगा, 1 साल बाद में 15 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पर बिगिनिंग बतानी है, बिगिनिंग बतानी है, शुरुआत बतानी है ना। तो शुरुआत के लिए इनमें से कौन सा शब्द है भाई, इसमें नहीं बच्चा, 25वां क्वेश्चन देखना पड़ेगा। शुरुआत के लिए क्या बोला जाएगा, शुरुआत के लिए एलोकेशन, काउंटडाउन, कस्टम और ब्रेकडाउन। सभी को पता है काउंटडाउन होता है। ठीक है ना, जब बोलते हैं 10 9 8 7 6 5, ठीक है ना, 4 3 2 1, तो उल्टी गिनती शुरू। काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती शुरू, और उल्टी गिनती शुरू का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना। तो यहाँ पर, और वैसे भी एक चीज और है, काउंटडाउन के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, 2, और काउंटडाउन के बाद में 2 का यूज होता है। बिगिनिंग ए काउंटडाउन 2, ये एक फ्रेज होती है, बिगिनिंग ए
काउंट डाउन टू, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। तो इस आजादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत कब हुई? भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। और ये महोत्सव समाप्त कब करेगा? 15 अगस्त 2023 को ये फिनिश कर जाएगा। तो बेटा ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ, अगले सीरीज पेपर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया हार्ड वर्क करते रहिए।